नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट भी हमने देखी थी। रिक्वायरमेंट क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि हमें किसी रिंग के कारण जैसे किसी पोजीशन पर फोर्स निकालना है, कोई चार्ज यहाँ रख दिया। अब इसी कारण फोर्स निकालना है तो हम एलिमेंट लेकर किसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दें। लेकिन फिर अगले किसी क्वेश्चन में इस चार्ज की पोजीशन यहाँ कर दी, कुछ वैल्यू बदल दी इसकी Q1, तो फिर आंसर निकालने के लिए फिर से इंटीग्रेशन ना करना पड़े, इसलिए हमने यूनिट चार्ज पर इसके कारण लगने वाले फोर्स की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हमने फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू। अब इससे फायदा क्या हुआ, हमने हमारे कोर्स में कुछ सोर्स जो थे, पॉइंट चार्ज, रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद कर ली। जैसे रिंग के एक्सिस पर हमने याद कर लिया KQ x/r² प्लस x² की पावर 3/2। अब उससे क्या फायदा हुआ कि अब हम जब रिंग की एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई चार्ज Q रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स सीधा ही बोल देते हैं QE, और E की वैल्यू बोल देते हैं KQ x/r² प्लस x² की पावर 3/2। ऐसे ही अब हम जो नेक्स्ट हम पढ़ना जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्यों पढ़ना चाह रहे हैं अपन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे हमें कुछ इस तरह का सवाल करना है कि ये रिंग है यहाँ पर, और इस रिंग के कारण हमें फिक्स रिंग है और चार्ज Q है और रेडियस R है, और यहाँ कोई चार्ज Q हमने रख दिया और अब ये किसी डिस्टेंस R पर है, और फिर हमने इसको रिलीज कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। अब रिलीज करने पर क्या होगा, इसी कारण इसको फोर्स लगेगा इधर की तरफ और ये चलना शुरू करेगा। तो जब ये चलते 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 यहाँ से 2r डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमको पता लगाना है। अभी वेलोसिटी क्या होगी ये पता लगाना है, तो इसको निकालने के लिए क्या क्या तरीके अपने पास हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है अपने पास कि हम इस पर किसी जनरल डिस्टेंस x पर लगने वाला फोर्स देखें। इस पर जनरल डिस्टेंस x पर लगने वाला फोर्स क्या बनेगा, फोर्स जनरल डिस्टेंस x पर लगने वाला Q इंटू ई, यानी KQ x/r² प्लस x² की पावर 3/2। ये हो गया फोर्स, और फिर इसको F बराबर ma लिखा और a को v/dv/dx लिख दिया, और फिर हम इस dx को इधर ले जाकर इंटीग्रेट करके सोल्व करें। ये काफी बड़ा पड़ जाएगा अपने को, इसको dx को इधर ले जाना, इंटीग्रेट करना। इसकी जगह हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये चार्ज चल रहा है यहाँ से यहाँ पे, इस दौरान जो फोर्स उस पर लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स में कोई चीज अगर मूव करे तो हम उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें, यानी K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल, तो एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से हम तेजी से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको U यानी पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। जैसे अपने को ग्रेविटेशन के लिए h हाइट पर है अगर रेफरेंस पॉइंट्स हैं तो mgh पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद है, या स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से x एक्सटेंडेड है तो u का वैल्यू हाफ के x² याद है। ऐसे ही हमें कुछ चीजों के लिए जो अपने कोर्स में है, उन सोर्स चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बना देंगे, उसे याद कर लेंगे, और फिर सीधा ही पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ रख करके लिखने से तेजी से आंसर आ जाएगा और हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ ऐसे सवाल जिनमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है, उसके लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना है, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह लिखनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल क्यों निकालना चाहते हैं, कारण क्या है उसके लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल इसलिए निकालना चाहते हैं अपन कि अ, अगर अपन पहले पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या आएगा, तो हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में इस तरह से टर्म डिफाइन करने वाले हैं कि पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज की बात करें तो उसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वाली टर्म निकालना चाहते हैं, तो वो पर यूनिट चार्ज के लिए निकालना चाहते हैं अपन। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जैसे इस क्वेश्चन में Q है, चार्ज बदल करके फिर उन्होंने Q1 कर दिया, तो Q1 के लिए हमें कुछ नया एक्सप्रेशन दोबारा ना निकालना पड़े। अगर हम यूनिट चार्ज के लिए पहले से निकाल के रखेंगे, यानी एक के लिए कितना, तो Q के लिए कितना इंटू Q हो जाएगा, Q1 के लिए कितना इंटू Q1 हो जाएगा। तो जैसे अपन ने फोर्स पर यूनिट चार्ज को फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोलेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो हम ये
पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल निकालने में इंटरेस्टेड है इस तरह की स्थिति के लिए। तो ये सबसे पहले तो हमने ये जानना चाहा कि हम जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट हुई। अब इसको डिफाइन करें पहले, अगर अपन पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन करेंगे पोटेंशियल को, तो कोई सोर्स चार्ज अपने पास Q और उसके कारण किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है अपने को, तो पोटेंशियल किस तरह से डिफाइंड है। तो पहली बात तो पोटेंशियल डिफाइंड होने की जगह पोटेंशियल डिफरेंस टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वाली टर्म पता है। तो ये डिफाइंड है इस तरह से, पोटेंशियल किसी पॉइंट P का किसी सोर्स चार्ज के कारण किस तरह से डिफाइंड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं P और इनफाइनाइट के बीच में, क्या Vp माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग द चार्ज Q फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। किस तरह से, स्लोली, यानी इसको बोलना चाहे ऐसे बोलेंगे कि यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इनफाइनाइट से पॉइंट P तक स्लोली लाने में कितना वर्क डन किया गया, इस तरह से हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। डेफिनेशन थोड़ी अजीब सी लग सकती है आपको, तो पहले इसकी पूरी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। तो पोटेंशियल जो हमने डिफाइन किया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट से P तक यूनिट चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन। अब इसको अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में लिखना चाहें, तो जैसे अपन इनफाइनाइट से किसी चार्ज Q को लेकर के आ रहे हैं P वाली पोजीशन तक, तो इस सोर्स चार्ज के कारण इस चार्ज Q पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, तो जो फोर्स लगा वो इधर की तरफ लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हमें अगर इनफाइनाइट से इसको लेकर के आना है इधर की तरफ, तो अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स हमको इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया अपन ने, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन वाली टर्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन वाली टर्म को रिलेट करें, तो कैसे करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक के लिए, इनफाइनाइट से लेकर के P तक के लिए, प्लस और कौन सा फोर्स लगा रखा है अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से कहां के लिए, वही अगेन इनफाइनाइट से P के लिए। किस तरह से लेकर के आ रहे हैं, स्लोली, स्लोली लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो। तो स्लोली क्यों लेकर के आना चाह रहे हैं अपन, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म डिफाइंड होनी है वो तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होनी है। अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होनी है तो हम इसके लिए टर्म डिफाइन करना चाह रहे हैं, और एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों को हम बराबर करना चाहेंगे। अब इन दोनों को कैसे बराबर करेंगे, अगर अपन डेल्टा के जीरो कर देते हैं तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम आ जाएंगे। तो इफ डेल्टा के इक्वल टू जीरो, अगर हम स्लोली लाते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, इसको इधर ले जाएं अगर अपन, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू P वाली वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। लेकिन लाने का तरीका क्या होना चाहिए, लाने का तरीका स्लोली, यानी डेल्टा के शुड बी इक्वल टू जीरो। उससे क्या हुआ, उससे ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर हो गई। तो यहां इस टर्म को किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम इनफाइनाइट टू P अपॉन Q। और अब माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो टर्म किसके बराबर होती है, वो टर्म होती है डेल्टा U के बराबर। तो डेल्टा U बाई Q, और डेल्टा U यानी चेंज को कैसे लिख सकते हैं अपन, चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी यूपी माइनस यू इनफाइनाइट अपॉन Q। तो इस तरह से अपन पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि अभी अपन पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल जी पर यूनिट चार्ज से पोटेंशियल के फॉर्मूले याद कर लेंगे, फिर आगे जाकर जब हमें यू की जरूरत पड़ेगी तो क्यू को उधर भेज देंगे अपन, तो उससे क्यू की वैल्यू पता लग जाएगी। ये जो पोटेंशियल निकाला अपन ने किसी पॉइंट का किसी सोर्स चार्ज के कारण, ऐसे ही अपन ग्रेविटेशनल जब पढ़ते हैं ग्रेविटेशन वगैरह, वहां भी अपन ने किस तरह से पोटेंशियल जी डिफाइन की थी। जैसे वहां पर एक m मास है, इसको अपन h हाइट तक ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो ये रेफरेंस पोजीशन है ये वाली, यहां से h हाइट ऊपर ले जाने पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी इसकी, यहां से यहां जाने के दौरान। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की थी अपन ने, हमने ऐसे डिफाइन की थी पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव डेल्टा यू के बराबर होगा। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, तो यहां पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है mg, तो हमें ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना, वो कितना भी लगा सकते हो आप, mg से ज्यादा यानी 2mg 3mg 4mg, वो फोर्स आप कितना भी लगा सकते हो, वो फोर्स कितना भी लगाओ, लेकिन ग्रेविटेशन का वर्क डन जो रहेगा यहां से यहां तक का वो तो कितना ही रहेगा, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यानी वर्क डन कितना माइनस mg h, ये तो हुआ वर्क डन, और एक ही माइनस ये वाला,
तो जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, प्लस एम जी एच के। अब इस दौरान देखो एफ एक्सटर्नल अगर 2 mg लगाऊंगा तो भी जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो तो ये रहेगा, 3 mg लगाऊंगा तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो ये कहीं रहेगा। यानी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जब हम निकाल रहे हैं उस दौरान हम इसे कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ले जा रहे हैं उसको डेल्टा यू को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में अगर हम निकालना चाहते हैं, यानी इस वैल्यू को मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की जगह वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखना चाहता हूं तो वो कैसे लिखूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो यहां मुझे अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखना है तो तभी पॉसिबल है जब मैं इसको स्लोली ले जाऊं। अगर मैं इसको स्लोली ले जाऊंगा यानी डेल्टा के अगर जीरो कर दूंगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशन बराबर डेल्टा के में जीरो होते ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल की वैल्यू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी। यानी यहां लिखे अपन वर्क डन बाय एक्सटर्नल यहां से यहां के लिए प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के। अब अगर डेल्टा के जीरो लिखते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इस पोजीशन ए से या रेफरेंस से बी पोजीशन तक स्लोली ले जाने में किया गया वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया, यानी एम जी एच के बराबर आया। तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लाने के लिए क्या क्या डेफिनेशन कर सकते हैं अपन यहाँ पे डिफाइन, यहां से यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपन जो डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी वो कर सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव। एक्सटर्नल के टर्म में डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस ए से बी तक पोजीशन तक जाने के दौरान एक्सटर्नल एजेंट द्वारा स्लोली जो वर्क डन किया गया यहां से यहां तक में वो ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब मान लो मैं एफ एक्सटर्नल 2 mg करता हूं, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 2 mg कर देता हूं तो यहां से यहां तक का जो वर्क डन है वो कितना बनेगा 2 mgh। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटी का वर्क डन कितना रहेगा, वो रहेगा माइनस एम जी एच और ये माइनस यानी एम जी एच उसके अगेंस्ट वाला वर्क डन। बाकी एम जी एच कहाँ चला जाएगा, बाकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज में चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि एक्सटर्नल का वर्क डन इस कंजर्वेटिव के वर्क डन के माइनस के बराबर रहे तो उसके लिए डेल्टा के की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, अपने को जीरो रखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली टर्म जो है सबसे पहले तो ये पूरा जो सार था इसको दोबारा से शॉर्ट फॉर्म में रिपीट करता हूं मैं, क्या कि पोटेंशियल जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या डिफाइन कर रहे हैं। पहले तो हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे को रिक्वायरमेंट है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है हमको वो क्यों है, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करने के लिए। तो ये टर्म है शुरुआत से शॉर्ट फॉर्म में, ये जो टर्म है पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो रिक्वायरमेंट है हमको वो कैसे पूरी करेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी की, वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू को हम माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से लेकर के आ सकते हैं। तो अब लेकिन जो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना वो यू नहीं होता, वो क्या होता है डेल्टा यू। अब डेल्टा यू होता है तो डेल्टा यू में चेंज आएगा यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप मान लो यू फाइनल में इंटरेस्टेड हो तो यू इनिशियल आपको पता होना चाहिए। तो यू इनिशियल वो पोजीशन लें अपन जिसको कैलकुलेशन के लिए हम जीरो के बराबर ले सकते हैं। यू इनिशियल वो पोजीशन लें जिसे कैलकुलेशन के लिए जीरो के बराबर ले सकते हैं। तो स्प्रिंग वाले केस में हम क्या करते हैं कि नेचुरल लेंथ से कुछ एक्स खींच करके ले जाते हैं, तो नेचुरल लेंथ को रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं। तो वहां क्या होता है कि ये टर्म नेचुरल लेंथ ले लेते हैं तो उससे हमें यू की वैल्यू पता लग जाती है। अदरवाइज हमको तो डेल्टा यू ही अवेलेबल है। जैसे यहां से यहां पर जाने के दौरान ये जो एम आया है वो डेल्टा यू आया है, यानी ये अगर जीरो है तो ये एम ये 10 है तो ये 10 प्लस एम। ऐसे ही यहाँ पर हमें अगर यू में इंटरेस्ट है तो यू इनिशियल वो होना चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो यू इनिशियल की वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, इस सोर्स चार्ज के कारण कहाँ इसका इफेक्ट जीरो ले सकते हैं, तो वो हम इनफाइनाइट पर ले सकते हैं। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेफरेंस किसको लिया, इनफाइनाइट को। इनफाइनाइट वाली पोजीशन को इसलिए रेफरेंस ले लिया कि इस सोर्स चार्ज का इनफाइनाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो वो डिफाइन पहले तो क्या बोला हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोल देंगे। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल में इंटरेस्टेड हैं तो फिर हमको वीपी माइनस वी इनफाइनाइट टर्म हमने क्यों चुना, ताकि ये टर्म ऐसी बने जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो ये वैल्यू हमने वो चुनी जिसे हम जीरो के बराबर ले सकते हैं इनफाइनाइट पर। क्यों ले सकते हैं इनफाइनाइट पर, जैसे
स्प्रिंग अगर एक्स खींची हुई है तो हमें उसको वहीं पकड़ के रखने के लिए अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन नेचुरल लेंथ पर है तो अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो नेचुरल लेंथ पर अगर हम स्प्रिंग को छोड़ दें तो किधर जाएगी वो, तो कहीं नहीं जाएगी, वो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन किसी भी एक्सटेंडेड पोजीशन से छोड़ें तो वो वापस नेचुरल लेंथ की तरफ आ रही होगी। ऐसे ही किसी चार्ज को फाइनाइट डिस्टेंस पर रखें इससे, तो उस पर फोर्स लग रहा होगा, दोनों प्लस है मान लो तो रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा। लेकिन अगर अपन इनफाइनाइट को रेफरेंस लें, मतलब इनफाइनाइट वाली पोजीशन पे चार्ज को रखें, तो इसके कारण इनफाइनाइट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो बताओ इसके कारण कहीं कुछ भी इफेक्ट ना पड़े ऐसी कौन सी पोजीशन ले सकते हैं अपन, वो ले सकते हैं अपन इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वाली पोजीशन ले ली वो अपन ने जहां इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, यानी पोटेंशियल को हम वहां की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हैं। तो सिर्फ दो शब्द देखें, ये देखें और ये वाला देखें। तो ये क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इस तरह से डिफाइन किया। लेकिन अब समस्या यह है कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हम तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो डेल्टा वी बराबर डेल्टा यू बाई क्यू लिखा, लेकिन डेल्टा यू में यू इनिशियल जान करके इनफाइनाइट लिया। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया वीपी। अब डेल्टा यू कैसे निकालेंगे अपन, तो डेल्टा यू निकालेंगे माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो सोर्स चार्ज के लिए यहां जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर हम किसी पॉइंट पी के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क डन तो किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए डिफाइंड है, तो पोजीशन कौन सी ले ली अपन ने, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से उस पॉइंट पी तक अगर हम किसी चार्ज को लेकर के आए तो वो टर्म हो गई क्या, डेल्टा यू। अब ये टर्म हो गई डेल्टा यू, और हम डिफाइन करना चाहते हैं वी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज डेल्टा यू बाई क्यू। डेल्टा यू बाई क्यू जो है वो क्या हो गया, पोटेंशियल। अब ये तो हमने डेफिनेशन बना दी, लेकिन हम डेफिनेशन बनाना चाहते हैं एक्सटर्नल एजेंट के टर्म्स में। तो एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में बनाना चाहते हैं तो इसको एक्सटर्नल के बराबर तो हर वक्त नहीं लिख पाएंगे। इसको एक्सटर्नल के बराबर कब लिख पाएंगे अपन, जब डेल्टा के की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो डेल्टा के की वैल्यू जीरो, इसलिए इसके साथ डेल्टा के जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां आप 2mg फोर्स लगाओ, 3mg फोर्स लगाओ, कितना ही फोर्स लगाओ, ग्रेविटी का वर्क डन तो यही आने वाला है। इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क को स्लोली या फास्टली का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को तो फर्क पड़ेगा। अगर आप यहाँ 2mg लगाओगे तो एक्सटर्नल का वर्क डन कितना बनेगा, 2mgh। 3mg लगाओगे तो कितना बनेगा, 3mgh। लेकिन दोनों ही केस में ग्रेविटी का वर्क डन कितना बनेगा, -mgh। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसको इसके बराबर बोलना चाहते हो तो डेल्टा के को जीरो लेना ही पड़ेगा, यानी इसको इसके बराबर बोलना चाहते हो, इसको इसके बराबर बोलना चाहते हो तो डेल्टा के को जीरो लेना ही पड़ेगा। तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, वो किसके बराबर बोल दिया अपन ने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, इसके बराबर, इसको इसके बराबर बोल दिया। अपॉन में क्यों क्यों चल रहा है ये, क्योंकि हम जो पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो टर्म डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए अपॉन में क्यों चल रहा है। तो स्कूल के लिए डेफिनेशन क्या बनी है अपने पास, स्कूल के लिए डेफिनेशन बोलना चाहें अगर तो किस तरह से बोल रहे होंगे अपन, तो डेफिनेशन है किसी सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी का पोटेंशियल किस तरह से डिफाइंड है, इनफाइनाइट से उस पोजीशन पी तक यूनिट चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन। अब हम तो क्या क्यू चार्ज को लेकर के आए हैं, तो क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ इतना, तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा, अपॉन क्यू। ये हो गई डेफिनेशन। अब ये सिर्फ डेफिनेशन है, सवाल में काम नहीं आने वाली है। सवाल में तो हम अभी इसको आगे फॉर्मूला जो बनाएंगे उस फॉर्म में काम आ जाएगी, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको कि एक्सटर्नल एजेंट के फॉर्म में हमने जब डेफिनेशन बनाई है तो डेल्टा के को हमने जीरो लिखा है। डेल्टा के को जीरो लिखने पर ही ये इसके बराबर बना है। अब हम सवाल कैसे करेंगे, तो चलो पोटेंशियल डिफाइन कर दिया कि पोटेंशियल कैसे डिफाइंड हुआ है किसी पॉइंट का। तो कैसे डिफाइंड हुआ है किसी पॉइंट का पोटेंशियल, किसी सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, इनफाइनाइट से उस पॉइंट पी तक क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वो तो है डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, और यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो होगा अपॉन क्यू। लेकिन अगर हम स्लोली की जगह फास्ट लेकर के आएंगे तो बचा हुआ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज में चला जाएगा, और हमें तो डेल्टा यू डिफाइन करना है। तो इसलिए हमने अगर एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में डिफाइन करना है तो डेल्टा के की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। डेल्टा के की वैल्यू हमने जीरो लिख दी। अब हम सवाल कैसे करेंगे, तो इसी लाइन को आगे लिखना चाहें अपन, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बाद वाली लाइन। तो इसके बाद वाली लाइन में
वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ ई डॉट किसी जनरल पोजीशन पर, जैसे यहां पर है तो किसी जनरल पोजीशन पर डिस्प्लेस कर रहे हैं कुछ dx, तो एफ ई डॉट dx, ये क्या हुआ, ये dw हुआ, और टोटल मिलाकर वर्क डन लिखें तो ये w हो गया। ये हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अपॉन q, एफ ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और f को अपन क्या लिख सकते हैं, f बराबर लिख सकते हैं अपन क्यू ई, तो q इंटू ई में ये बन गया q इंटू ई डॉट डी एक्स, चाहो तो आप इसे ई डॉट डी आर भी लिख सकते हो, इसे अगर डी आर ले लेते तो ई डॉट डी आर और अपॉन q, ये q कैंसिल हो गया, और q कैंसिल हो गया तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया अपने पास माइनस ई डॉट डी एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं अपन इनफाइनाइट से लेकर उस पॉइंट p तक। तो अपने काम जो आने वाली टर्म है वो है ये वाली टर्म कि इनफाइनाइट से p तक e की वैल्यू डाल देंगे। अच्छा, सबसे जरूरी चीज इस पूरी लाइन में, सबसे जरूरी चीज ये है कि ये E कहाँ का है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो कहाँ का है। तो जब हमने वर्क डन लिखा है dw, उसमें फोर्स किसी जनरल पोजीशन का लिया है, ये फोर्स किसी जनरल पोजीशन का लिया है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी किसी जनरल पोजीशन का है। यानी जैसे आप रिंग के कारण पोटेंशियल निकालना आते हो और सेंटर का पोटेंशियल निकालना आते हो, तो कैसे डिफाइन करेंगे रिंग के कारण सेंटर का पोटेंशियल, कि क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से इस सेंटर सी तक लाने में किया गया वर्क डन। अब बताओ, सब जगह जो वर्क डन करना पड़ेगा वो एक जैसा करना पड़ेगा या अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रिंग के कारण अलग अलग जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग है, इसलिए जो फोर्स लगेगा वो अलग अलग लग रहा होगा। अब फोर्स अलग अलग लग रहा है तो हर जगह का वर्क डन अलग अलग होगा, इसलिए हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यानी ये जो ई है वो कहाँ का है, वो सेंटर का है या किसी जनरल पोजिशन का है, तो किसी जनरल पोजीशन का है। ये फाइनल पोजीशन पी का नहीं है, ये इनिशियल पोजीशन इनफाइनाइट का नहीं है, ये ई कहाँ का है, ये किसी जनरल पोजीशन का है। तो कुल मिलाकर हमने किसी सोर्स चार्ज के कारण जो पोटेंशियल डिफाइन किया उसकी डेफिनेशन ये थी, लेकिन ये जो डेफिनेशन बनाई है अपन ने यहां से लेकर यहां तक, इस डेफिनेशन का थ्योरी के लिए यूज है, लेकिन सवाल के लिए किस तरह से यूज कर रहे होंगे अपन। तो सवाल के लिए हमारे लिए जो टर्म बनी है वीपी बराबर वो बना है माइनस वीपी बराबर पोजीशन किसी पोटेंशियल का, किसी पोजीशन पी का पोटेंशियल माइनस ई डॉट डी एक्स। तो जैसे आपको रिंग के कारण सेंटर का पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालोगे, रिंग के कारण किसी मतलब सेंटर वाली पोजीशन का पोटेंशियल, ये ई लिखेंगे, कहाँ का लिखेंगे, जनरल पोजीशन का। क्या है जनरल पोजीशन का ई, वो है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, इन्फाइनाइट से लेकर सेंटर, सेंटर माना ये जो जनरल पोजीशन एक्स लिखा है उसमें सेंटर के लिए एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ये एक्स बराबर इन्फाइनाइट से एक्स बराबर 0 तक लिमिट डालेंगे तो ये सेंटर का पोटेंशियल आ जाएगा। कुल मिलाकर इसका सार क्या रहा, यहां से लेकर यहां तक, पहले तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, तो सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी का पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, तो डिफाइंड ऐसे है, इनफाइनाइट से उस पॉइंट पी तक यूनिट चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन, ये डेफिनेशन है। सवाल में इसका कोई रोल नहीं है, यूज नहीं है, डेफिनेशन हमने जान करके एक्सटर्नल के टर्म्स में ही बनाई है। अब इसका ओवरऑल वापिस से मैं सार बता देता हूं, क्योंकि डेफिनेशन वाइज एकदम अलग सा लगता है तो ऐसा लगता है कि कुछ पता नहीं लग रहा है इस वाले केस में। तो सार यह है कि पोटेंशियल क्यों डिफाइन किया, पोटेंशियल इसलिए डिफाइन किया कि एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल में यू लिखना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के लिखने की तरीका है क्या, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म में। तो हमने कहा कि पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उसमें भी हमने जान करके सोर्स कहां से शुरुआत करी, इनफाइनाइट से। हर बार चार्ज को जब लेकर के आएंगे सेंटर पे लाना है तो इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे, यहाँ लाना है तो भी इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे। क्यों लाएंगे इनफाइनाइट से, क्योंकि इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, कि सोर्स के कारण वहां इनफाइनाइट पर जो इफेक्ट है वो जीरो आ रहा होगा। तो हम इंटरेस्टेड है पोटेंशियल निकालने में। पोटेंशियल कैसे निकाला, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट पी। अब ये जो वर्क डन है वो वर्क निकालेंगे तो वर्क डन ही, लेकिन मान लो हम इसे एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में डिफाइन करना चाहें, सवाल वाला कहे ऐसा करो इसको आप एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में डिफाइन करो। हमने कहा चलो इसको इसके बराबर लिखना है, लेकिन हर वक्त तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दो फोर्स वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स हम इससे ज्यादा भी तो लगा सकते हैं इधर से इधर लाने के लिए। तो हर वक्त इसका और इसका वर्क सेम रहे, ऐसी व्यवस्था तभी पॉसिबल है जब हम स्लोली लेकर के आए, यानी काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो में क्या है कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम हो,
सेम होने का मतलब बीच में बड़ा घटा भी सकते हैं वैसे, पहले बढ़ा लो फिर घटा लो, लेकिन फाइनली वापस काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल के बराबर ही आनी चाहिए। तो यहाँ स्लोली का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त ही जो है सेम स्पीड से लाना है, आप चाहो तो बड़ा घटा भी सकते हो, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम, ताकि डेल्टा के जीरो रहे। ये तो हमने डिफाइन किया सिर्फ डेफिनेशन के लिए, लेकिन सवाल कैसे करेंगे? जैसे हमसे कोई कहेगा कि रिंग के कारण सेंटर का पोटेंशियल बताओ, वो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। कैसे डिफाइन किया अपन ने? वर्क डन डिफाइन किया एफ ई डॉट डी आर से, तो बना ई डॉट डी आर। और सबसे जरूरी चीज, ये जो ई है ये कहाँ का है? कहाँ का है ये ई? क्या ये इनिशियल पोजीशन का है, या फाइनली जैसे हम सेंटर पे आ रहे हैं तो क्या ये फाइनल पोजीशन का है? नहीं, ये जनरल पोजीशन का है, क्योंकि वर्क डन लिखा तो डीडब्ल्यू जनरल पोजीशन पे डिफाइन किया, तो ई जनरल पोजीशन का है। तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो इनफाइनाइट से सेंटर यानी x बराबर 0 तक की लिमिट डालेंगे, लेकिन ये ई लिखेंगे कहाँ का? जनरल पोजीशन का। क्या लिखेंगे? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एक बार पोटेंशियल निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो हम घर पे कर लेंगे, और जब एग्जाम में जाएंगे तो इसका रेडीमेड आंसर हमारे को याद रहेगा, उसका हम यूज कर लेंगे। तो पोटेंशियल निकालने का जो तरीका हम यूज करेंगे वो है वीपी बराबर माइनस ई डॉट डी आर या ई डॉट डी एक्स, और लिमिट इनफाइनाइट से उस पोजीशन पी तक जहां का हमें आंसर निकालना है। इस तरह से हम पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, किसी पॉइंट का पोटेंशियल। अब साथ में ये भी देख लो कि कभी अगर हमें पोटेंशियल पता हो और वर्क डन की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें पोटेंशियल पता हो और वर्क डन की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए इस क्यू को इधर भेज दें। अब तो जैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है हमको सवाल में इनफाइनाइट से लेकर पी तक, साथ में सवाल वाले ने डिफाइन किया हुआ है कि स्लोली यानी डेल्टा के इक्वल टू 0। तो फिर क्यू को उधर भेज दिया अपन ने, और क्या बन गया? अभी हम पहले वीपी की वैल्यू निकालेंगे, वीपी की वैल्यूज याद कर लेंगे, और इनफाइनाइट को हम रेफरेंस ले सकते हैं। हालांकि सवाल वाला कभी कहे कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 नहीं लेना है, 10 लेना है, तो उस वाले केस में हम यहाँ 10 ले लेंगे। लेकिन कुछ नहीं कह रखा होगा तो बाय डिफॉल्ट हम इनफाइनाइट को रेफरेंस ले लेंगे, यानी इनफाइनाइट को 0 ले लेंगे। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछा अगर हमसे, तो फिर क्या करेंगे? फिर इधर क्यू भेज रहे हैं, साथ में माइनस भी आ जाएगा, और क्या वैल्यू बन जाएगी उसकी? तो ये यहाँ से रिमूव कर देता हूं मैं, और एक तो वैल्यू ये वाली बनी अपनी, और ये वाली वैल्यू निकालनी है अपने को, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। तो ये क्या बनेगी? माइनस ऑफ क्यू को उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ क्यू और इंटू वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, यानी इसका माइनस टाइम। इस तरह से हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू बता सकते हैं। तो ये वर्क डन की डेफिनेशन हुई, साथ में पोटेंशियल की वैल्यू हुई, लेकिन काम की लाइन ये रही कि ये तो अलग अलग लैंग्वेज वाले सवालों में काम आ जाएगा, लेकिन काम की लाइन ये रही कि पोटेंशियल किसी भी जगह का कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो है माइनस ई डॉट डी एक्स या माइनस ई डॉट डी आर। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए किसी सोर्स चार्ज के कारण अपने पास जो तरीका आ गया वो है माइनस ई डॉट डी आर। तो सोर्स चार्ज के कारण वीपी बराबर वीपी माइनस वी इनफाइनाइट बराबर माइनस ई डॉट डी एक्स, और इनफाइनाइट से लेकर उस पोजीशन पी तक। ये है अपने पास पोटेंशियल का डेफिनेशन। अब अलग अलग सोर्स के कारण अपन पोटेंशियल की वैल्यू निकालें, तो अलग अलग सोर्स के लिए पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए, तो जो पोटेंशियल अपन ने डिफाइन किया किसी सोर्स चार्ज के कारण, किसी सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी का जो पोटेंशियल हमने डिफाइन किया है, वो किस तरह से डिफाइन किया? वीपी माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू, अब वर्क डन वाली डेफिनेशन से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी अपॉन क्यू, और बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी अपॉन क्यू इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू, और फिर फाइनली जो लाइन आई अपने पास वो क्या? माइनस ई डॉट डी आर, और ई डॉट डी आर या ई डॉट डी एक्स जो भी लिखना चाहे, और इनफाइनाइट से लेकर के उस पोजीशन पी तक, यानी वो जो आर डिस्टेंस पर है वो वाली पोजीशन तक के लिए आंसर निकाल रहे हैं अपन। तो ये अपन ने पोटेंशियल के लिए डिफाइन किया कि पोटेंशियल निकालेंगे कैसे। अब देखो अपन ने ना अलग अलग चीजों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है, तो जिस जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है उन्हीं उन्हीं के लिए अपने को पोटेंशियल निकालना है। तो वो जो ई की वैल्यू है वो यहाँ डाल देंगे, उससे हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल डिफाइन किया। और अगेन एक जरूरी चीज वापिस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट का है, यानी पी का या इनफाइनाइट का है? नहीं, ये जनरल पोजीशन का है। जैसे अपन यहाँ आर वाली पोजीशन का आंसर निकालना आते हैं तो ये लिमिट आर तक है, लेकिन ये जो ई है, ये वाला ई, ये ई जनरल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जनरल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इस तरह से हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। अब पोटेंशियल जो हमने डिफाइन किया इस दौरान यूनिट वगैरह की बात करें अगर अपन, तो ये अपन ने डब्ल्यू बाई क्यू से डिफाइन किया, यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, इनफाइनाइट से लेकर पी तक, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन, यानी डेल्टा के इक्वल टू 0। तो अब इसकी यूनिट वगैरह की बात करें तो वर्क किस में लाएगा, जूल में, और क्यू किस में आएगा, गुलाम में, तो जूल पर गुलाम हो गया। अब एक जूल पर गुलाम को एक वोल्ट बोलते हैं, इसलिए यूनिट जो अपन लेंगे पोटेंशियल की यूनिट वो क्या लेंगे, वोल्ट। वोल्ट में हम इसको मेजर कर रहे होंगे। और डायमेंशन की बात करें अगर अपन इसकी, तो डायमेंशन क्या बन जाएगी, वर्क डन अपॉन चार्ज। बताओ वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, एफ इंटू एस, यानी m1 L1 T माइनस टू इंटू L1, यानी क्या हो गया m1 L2 T माइनस टू, ये तो वर्क डन। और चार्ज, चार्ज की बेसिक यूनिट करंट से आती है, तो A1 इंटू T1, I1 इंटू T1 या A1 इंटू T1। तो ये पोटेंशियल के लिए लिखना चाहें तो इस तरह से। अब इसमें T ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1 L2 और T माइनस 3 और A माइनस 1। अच्छा, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है और क्यू स्केलर क्वांटिटी, दोनों स्केलर है, तो ये जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, तो हमें इसकी डायरेक्शन ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं होती इसकी। और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ता था, लेकिन यहाँ सिर्फ वैल्यू निकालने में यूज आना रहेगा। तो पोटेंशियल हमें अलग अलग चीजों के कारण निकालना है, तो अलग अलग चीजों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे। तो ये जो सोर्स चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज है वो हम कोर्स वाली चीजें ही लिया करेंगे, यानी पॉइंट चार्ज, रिंग, डिस्क। तो शुरू करते हैं अपन पॉइंट चार्ज से। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पहली डेफिनेशन जो पहली हेडिंग आ गई अपने पास वो ये है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, ये हमने जनरल फॉर्म में डिफाइन किया पोटेंशियल। अब अपन जो जो कोड्स में है अपने पास उन सब के लिए पोटेंशियल की वैल्यू लिखें। तो पहला उद्देश्य क्या है अपना, एक सोर्स चार्ज जो है वो है पॉइंट चार्ज अपने पास Q, और इस पॉइंट चार्ज Q के कारण हमें R डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है इस P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, Vp माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, E डॉट डी आर, या एक्स डिस्टेंस पर है तो E डॉट डी एक्स, और इनफाइनाइट से P कहाँ पर है, R पर। तो ये E कहाँ का है, जनरल पोजीशन का, तो ये जनरल पोजीशन ले लिया अपन ने, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ E कितना होगा, यहाँ E की जो वैल्यू है वो है के क्यू अपॉन पॉइंट चार्ज के लिए एक्स स्क्वायर, और इनफाइनाइट से चल करके आ रहे हैं इधर की तरफ, तो इधर की तरफ आ रहे हैं तो dx की जो डायरेक्शन है वो इधर, E इधर की तरफ है, dx इधर की तरफ है, तो E और dx के बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। अच्छा, a डॉट बी क्या होता है, a डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ये होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस थीटा। यहाँ जो लिखते हैं अपन ये है b का मैग्नीट्यूड, यानी ये a और b का मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो E डॉट डी एक्स है, इसको ओपन करें अपन A डॉट बी, तो क्या बनेगा, E का मैग्नीट्यूड यानी E, dx का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस थीटा। कोस थीटा तो कोस 180 हो गया अपने पास, क्योंकि E और dx के बीच का एंगल 180 है। इनफाइनाइट से चले आ रहे हैं R वाली पोजीशन तक, E का मैग्नीट्यूड पॉइंट चार्ज के लिए के अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ क्या लिखे हैं अपन, देखो यहाँ अपने को B एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब पॉजिटिव क्वांटिटी है, dx जो लिखने वाले हैं अपन डेल्टा एक्स इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो जो dx हमको लिखना है उसमें अगला x माइनस पिछला x कैसी क्वांटिटी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब कम होता जा रहा है तो अगला x माइनस पिछला x नेगेटिव है, तो इसी dx में एक नेगेटिव छुपा हुआ है। अब इसमें नेगेटिव छुपा हुआ है लेकिन हमें तो यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी लिखनी है, तो यहाँ अपन ने dx के आगे क्या लगा दिया, माइनस। माइनस dx लिखने के बाद बताओ अब ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव हो गया है क्योंकि dx खुद नेगेटिव था, अगला x माइनस पिछला x, और ये माइनस से गुणा हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया। अब a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, तो इस तरह से अपन ने इसको पॉजिटिव बनाया। अब वैल्यू डाल देते हैं इसकी, तो यहाँ से E का वैल्यू क्या बनेगा, E का वैल्यू है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है E का वैल्यू। माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, और एक कोस 180 का माइनस आया, तो कुल मिलाकर एक माइनस बच गया, और इनटू dx, और x की लिमिट लगा दी कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से r तक। तो ये v इनफाइनाइट 0 हो गया, इनफाइनाइट को हमने 0 मान लिया। हालांकि किसी क्वेश्चन में वो बोले कि इनफाइनाइट को वैल्यू 10 लो तो हम 10 ले लेंगे, 20 लो तो 20 ले लेंगे, कुछ नहीं के रखा होगा तो 0 ले लेंगे। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करने के बाद v की वैल्यू आ जाएगी क्या, के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r
इज डिफाइंड एज v इक्वल टू के क्यू बाय आर, v इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या आया, के क्यू बाय आर। और पोटेंशियल का ग्राफ बनाना चाहें वी वर्सेज आर का, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा वी वर्सेज आर का, ये आर टेंस टू जीरो पर इन्फाइनाइट, आर इन्फाइनाइट पर जीरो, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह से वी का ग्राफ बन गया। तो पहला फॉर्मूला जो याद करना है अपने को वो है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और वैल्यू है इसकी के क्यू बाय आर। एक बात वापिस देख ले, दो जरूरी बातें, ई जो है ये कहाँ का है, न ये इनिशियल ना फाइनल, ये जनरल पोजीशन का है, ध्यान रखें जनरल पोजीशन का ई लिखना है ये। और दूसरी जरूरी बात कि यहाँ माइनस क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि जब हम इनफाइनाइट से इधर की तरफ चल करके आ रहे हैं तो एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो डीएक्स खुद नेगेटिव है, और ये होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, यानी दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमने इसको माइनस लगा करके पॉजिटिव बना दिया। तो जब भी एक्स डिक्रीजिंग हो तो डीएक्स के आगे हम माइनस लगा रहे होते हैं। ऐसा अपन ने वर्क पॉइंट एनर्जी वगैरह में भी देखा था 11 में, और अभी फिर से हमें ध्यान रखना है। तो पहला फॉर्मूला आ गया अपना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, तो हमें इसकी डायरेक्शन वाली चिंता तो खत्म ही हो गई, तो सिर्फ वैल्यू लिखनी है। तो पहली जो हमने वैल्यू निकाली वो है पॉइंट चार्ज के लिए, और आंसर आया है अपने पास के क्यू बाई आर। अब मान लो किसी क्वेश्चन में अपने पास एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज है, तो उस वाली स्थिति में अपन क्या करेंगे, जैसे हमें पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल निकालना है अपने को दो पॉइंट चार्ज रखे हुए जैसे, और दो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पोजीशन पर पोटेंशियल निकालना है, एक ये वाला एक ये वाला है, तो अभी इन दोनों कारण निकालने के लिए क्या तरीका अपना है, जैसे v बराबर माइनस ई डॉट डी आर अपनाते हैं अपन, ई डॉट डी एक्स अपनाते हैं अगर अपन, और किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है जैसे, और ये चार्ज Q1 है चार्ज Q2 है, तो ई डॉट डी आर में हमें इसके कारण भी ई लिखना पड़ेगा, इसके कारण भी ई, और फिर ई नेट लिखना पड़ेगा। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि पोटेंशियल निकालने के लिए हम माइनस ई डॉट डी एक्स का ही यूज करें। पोटेंशियल निकालने के लिए अगर हमने ऑलरेडी किसी कारण पोटेंशियल निकाल रखा है, जैसे 1 और 2 के कारण ऑलरेडी पोटेंशियल निकाल रखा है, तो हम इनको अलग अलग V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन है या एलिमेंट के कारण हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो V बराबर इंटीग्रल dV से भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल निकालने के लिए अपने पास ये रास्ते हैं अलग अलग, इनमें से कौन सा यूज करेंगे अपन, जो हमको आसान पड़ेगा। कभी हमें ई डॉट डी एक्स आसान पड़ेगा तो हम उसका यूज करेंगे, कभी हमें V1 V2 V3 अलग अलग निकालना आसान पड़ेगा तो उसका यूज करेंगे। ये दोनों एक ही बात है, ये तो तब के लिए जब 2 पॉइंट चार्ज 3 पॉइंट चार्ज है, लेकिन मान लो खूब सारे पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन है या खूब सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो फिर वहां हम इंटीग्रल डीवी का यूज कर लेंगे। तो देखो अभी 2 पॉइंट चार्ज हैं, इनके कारण हमें इस पॉइंट पर आंसर निकालना है, जैसे इस वाले पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की R1 है ये वाली, और ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की R2 है। तो P पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस वाले केस में, इस वाले केस में हमें P पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो V एट P बराबर V ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1 एंड पॉइंट चार्ज 2, तो ये हो गया कितना KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2। तो अभी ई डॉट डी एक्स से करते हैं जनरल, ये ई कहाँ का लिखते हैं जनरल पोजीशन का, फिर इंटीग्रेट करते रह जाते हैं, लेकिन V1 प्लस V2 से किया तो तुरंत ही आंसर आ गया अपने पास। तो इसका मतलब इसको इस तरह से निकालना आसान रहा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये पहला केस, हमने जाना कुल मिलाकर के कि पोटेंशियल निकालने के दौरान कौन सा तरीका हमें यूज करना है, हमें वो तरीका यूज करना है जो हमें आसान पड़े। ऐसा नहीं कि हर बार V1 प्लस V2 यानी इंटीग्रल dV ही आसान पड़ने वाला है, कभी किसी केस में आगे देखेंगे अपन स्फीयर वगैरह वाले केस में ई डॉट डी एक्स से आसान पड़ेगा अगर अपने को, तो वहां हम ई डॉट डी एक्स से भी वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो तीन तरीके में से जो तरीका हमें आसान पड़ेगा उसका हम यूज करने वाले हैं पोटेंशियल निकालने के लिए। तो अब सब एक सिंपल सा सवाल लेते हैं अपन कि एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर और उसका वैल्यू है Q, और एक और पॉइंट चार्ज है यहाँ पर उसका वैल्यू भी है Q, दोनों ही प्लस Q है, और यहाँ से बीचों बीच वाली डिस्टेंस पर यानी L डिस्टेंस इधर से और L डिस्टेंस इधर से, यहाँ मिडिल पॉइंट पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी V8m। तो कई लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि इसके कारण डायरेक्शन इधर, इसके कारण डायरेक्शन इधर, और जीरो आंसर ला देते हैं, लेकिन वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है कि उसकी डायरेक्शन होती है, पोटेंशियल की तो डायरेक्शन होती नहीं है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए तो हम सीधा इन दोनों के कारण अलग अलग जो पोटेंशियल है V1 प्लस V2 उसको ऐड कर देंगे, और कितना हो जाएगा वैल्यू, इसके कारण भी KQ बाई एल और इसके कारण भी KQ बाई एल, तो टोटल मिलाकर पोटेंशियल का आंसर कितना आ गया 2KQ बाई एल। ये इन दो चार्ज के कारण मिलाकर पोटेंशियल का आंसर आ गया। और मान लो ज्यादा चार्ज है अपने पास, तो उस वाली स्थिति में किस तरह से आंसर निकालेंगे, ज्यादा चार्ज है ये
एक स्क्वायर है मान लो, और स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर 4 चार्ज रख दिया अपन ने। यहाँ रख दिया कुछ 2Q, यहाँ रख दिया 3Q, यहाँ रख दिया -Q, यहाँ रख दिया +Q, और यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस है हर एक चार्ज की, ये सेंटर है। यहाँ कोई चार्ज नहीं रखा है, ये सेंटर है, और ये सभी डिस्टेंस r के बराबर है। और हमें सेंटर का पोटेंशियल निकालना है। ये साइड नहीं दे रखी, ये वाला दिया हुआ है r के बराबर। तो हमें अगर सेंटर का पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? V8 सेंटर, तो 4 अलग अलग चार्ज है अपने पास, जैसे ये 1 हो गया, ये वाला 2, ये 3, ये 4, तो इन सब के कारण जो अलग अलग पोटेंशियल है इनको ऐड कर देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो इसमें K बाय R में R तो सबका सेम है तो बाहर आ गया, और सारे Q जुड़ जाएंगे, तो Q जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया? 2Q प्लस 3Q माइनस Q प्लस Q, और ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? ये हो गया K 5Q बाय R। तो ये पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी। इसी में मान लो और भी कुछ चार्ज है अपने पास, जैसे मान लो कि एक रोड है अपने पास जिसपे चार्ज Q है, लेंथ L है उसकी कुल मिलाकर, और यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है अपने पास, यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। और इसी लाइन में एक पॉइंट है P, यहां से A डिस्टेंस पर। अब हमें इस पोजीशन P का पोटेंशियल पता लगाना है, तो वो कैसे पता लगाएंगे अपन इस पोजीशन का पोटेंशियल? तो अब इसमें अपन एलिमेंट ले अगर अलग अलग, तो हर अलग अलग एलिमेंट के लिए P पॉइंट पर आंसर निकालें। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है यानी इंटीग्रल dv से निकालें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि E डॉट डी एक्स से निकालें। अब E डॉट डी एक्स से निकाले तो E कहाँ का लिखना है? क्या P का? नहीं, जनरल पोजीशन का। अब जनरल पोजीशन का E लिखें तो पहले तो जनरल पोजीशन का E निकालें, फिर उसको यहाँ रखें और फिर इंटीग्रेट करें। उसकी जगह ज्यादा आसान क्या पड़ेगा अपने को? इंटीग्रल dv वाला रास्ता। तो अपन ये तरीका यूज करेंगे इसमें आंसर निकालने के लिए, इंटीग्रल dv। इंटीग्रल dv में कैसे निकालेंगे? एलिमेंट ले लेते हैं अपन। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड जो है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है अपने पास, नाम है इसका मान लो कैपिटल ए, इसका नाम बी ए, तो ए बी नाम है इसका। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रोड में एलिमेंट ले लिया अपन ने, खूब सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर इसको बना हुआ मान सकते हैं। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाकर के अपन ने डी एक्स विड्थ का ये एलिमेंट ले लिया, ये वाला, और इस पे चार्ज अगर डी क्यू है तो क्या लिखेंगे वैल्यू इसकी? ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कितनी? एक्स। और इसमें डी क्यू की वैल्यू कैसे लिखेंगे? डी क्यू इस रोड पर Q चार्ज है L लेंथ में, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन एल, Q बाई एल, ये यूनिट लेंथ में, तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा? इंटू dx। ये अपन ने लिख दिया dq की वैल्यू अपॉन x, और फिर लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक। पहला एलिमेंट कहाँ पर आएगा? ये a पर, और आखिरी एलिमेंट कहाँ पर आएगा? a प्लस एल पर। तो टोटल मिलाकर पोटेंशियल की वैल्यू लिखना चाहें अपन तो क्या हो गया? पोटेंशियल की वैल्यू टोटल मिला के इसमें से बाहर आ गया क्या? के क्यू बाय एल। क्या बचा रह गया? डी एक्स अपॉन एक्स, और डी एक्स अपॉन एक्स में लिमिट डाल दें, कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी लिमिट? ए से लेकर ए प्लस एल तक। तो हो गया के क्यू बाई एल, और डी एक्स अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया? एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो कुल मिलाकर हमने जाना कि इंटीग्रल डीवी और ई डॉट डी एक्स में से जो आसान पड़ेगा वाला तरीका यूज करेंगे। तो यहाँ हमें इंटीग्रल डीवी से आसान पड़ा था। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रोड को हमने खूब सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन मान करके आंसर निकाल लिया। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का आंसर क्या आया अपने पास? के क्यू बाय आर। और पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती है, पोटेंशियल का सिर्फ वैल्यू होगा। और पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसा भी हो सकता है, क्योंकि V बराबर के क्यू बाय आर में क्यू पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया, क्यू नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव भी आ गया। और दो चार्ज के कारण जैसे बनने वैल्यू निकाला, एक प्लस क्यू है मान लो, एक माइनस क्यू है, तो दोनों कारण मिला करके और पोटेंशियल की वैल्यू जैसे ये प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू, तो बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो जीरो भी आ जाएगी। तो पोटेंशियल जो है वो जीरो भी हो सकता है। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालने के बाद एक ऐसे ही ग्राफ बना करके देखें, जैसे अपन कि मान लो ये y एक्सिस और x एक्सिस है, और अपने पास दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज ये वाला है q और एक चार्ज ये वाला है q, और हमें
उन पॉइंट के लिए पोटेंशियल ग्राफ बनाना है जो इस लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं, इसी लाइन के अलोंग वाले पॉइंट लेने, माने ये वाले पॉइंट, और इनका पोटेंशियल दिखाना है वाई एक्सिस के अलोंग, यानी ये वाली लाइन जो है इसके अलोंग वी ले लिया अपन ने, ये वी। तो अब ग्राफ बनाना है। अब अकेले पॉइंट चार्ज का ग्राफ कैसा था? अकेले पॉइंट चार्ज का ग्राफ जो है वो इस तरह कैसा था, ऐसे। अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो उसके लिए ग्राफ ऐसे बन गया, इधर की तरफ ऐसे v वर्सेज r का ग्राफ। अब यहाँ कैसे बनेगा? तो यहाँ पे ये ऐसे इन्फाइनाइट तक बन जाएगा, ऐसे इधर की तरफ ऐसे, और ये वाला ऐसे, और ऐसे ही इसका बनाना चाहे इसका तो यूं इन्फाइनाइट तक ऐसे बन जाएगा इस तरह से, और ये वाला ऐसे। अब टोटल मिलाकर बनाना है वैल्यू ग्राफ, तो v1 प्लस v2। अच्छा, पॉइंट कौन से लिए अपन ने? जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वाले पॉइंट, उसके अलोंग के लिए ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पोटेंशियल दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? इन दोनों का मिलाकर टोटल इधर चला जाएगा, तो ये इन्फाइनाइट पे ना, और ये बहुत कम वैल्यू तो इधर इन्फाइनाइट पे, और फिर यहाँ पर ये दोनों जुड़ करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ इस तरह से ग्राफ हो गया। तो मिला करके टोटल ये ऐसा हो गया ग्राफ, और इधर की तरफ ऐसे हो गया, और इधर की तरफ ऐसे हो गया। तो ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया अपने पास। तो पोटेंशियल जब 2 पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, तो उस वाले 2 पॉइंट चार्ज होने की स्थिति में ग्राफ बनाना है अगर अपने को, तो इस तरह से ग्राफ हो गया। 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। कभी ऐसे पूछ लिया, जैसे मान लो एक पॉइंट है ए और ये है बी, और ए से बी की तरफ जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल पहले डिक्रीज होगा और फिर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा। तो दोनों प्लस क्यू था, तब के लिए ग्राफ था। मान लो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू हो, फिर बना करके देखें ग्राफ। तो दूसरा ग्राफ बना के देखते हैं। एक प्लस क्यू ले लेते हैं और एक माइनस क्यू ले लेते हैं। तो ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। पॉइंट वही जो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है, इसके अलोंग के लिए वी वाला ग्राफ बनाना है अपने को। तो बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके एकदम पास में r टेंस टू 0 पर इन्फाइनाइट, इधर भी इन्फाइनाइट, लेकिन यहाँ माइनस के क्यूब आर आएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ बन रहा होगा। तो इसका ग्राफ बनाया अगर अपन, तो बीच में ये ऐसे, यहाँ 0, और ये ऐसे कर्व शेप में ग्राफ बन जाएगा। और इधर की तरफ बनाना चाहे तो माइनस में ऐसे, इसके बिल्कुल पास में माइनस डोमिनेट करेगा, इसके एकदम पास में प्लस डोमिनेट करेगा, तो इधर की तरफ ऐसे बन जाएगा। तो ये है पोटेंशियल ग्राफ। कौन से पॉइंट के लिए? जो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वाले पॉइंट है, उसके लिए पोटेंशियल का ग्राफ। किसके लिए क्या लिया था अपन ने? प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब मान लो कि साथ में भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ बनाना चाहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बन रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहे हैं अगेन वही पॉइंट चार्ज लेकर के, और पॉइंट वही ले रहे हैं अपने को, दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वाले। तो ये है प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। इस बार जो ग्राफ बनाने वाले हैं अपन, वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का इन लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वाले पॉइंट के लिए और इन पॉइंट्स के लिए। तो देखो बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आएगी? बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। इसके एकदम पास में इनफाइनाइट, टेंस टू इनफाइनाइट। अच्छा, डायरेक्शन भी देख लो साथ में, यहाँ वाले पर इधर की तरफ इसके कारण, और इसके कारण उधर की तरफ। लेकिन विजेता कौन बनेगा? किसके कारण ज्यादा वैल्यू आ रही होगी? इसके कारण। यहाँ पे देखो, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, लेकिन विजेता कौन बनेगा? ये वाला। और ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्शन दिखाना चाहे तो प्लस के कारण उधर, और इसी कारण भी उधर, तो दोनों कारण इधर की तरफ हो गया, और यहाँ पर दोनों कारण इधर की तरफ हो गया। अब हमें बताया हुआ है, मान लो कि अगर इधर की तरफ आई पॉजिटिव, तो उसे पॉजिटिव लेना है, इधर की तरफ जो आया यानी ऊपर की तरफ बनाना है उसको, और जो इधर की तरफ आएगा उसे नीचे की तरफ बनाना है। तो ये मिडिल पॉइंट तक ऊपर की तरफ बना देंगे, और ये वाला ये नीचे की तरफ बना देंगे। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये 0 और ये यहाँ पर ऐसे, और इधर की तरफ कैसा बन जाएगा? प्लस इधर की तरफ यानी ऐसे, और इधर की तरफ कैसा बन जाएगा? इधर माइनस में यानी ऐसे। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया है जब दोनों पॉइंट चार्ज जो हैं वो प्लस क्यू है। एक और बना लेते हैं इसी में। एक अगर प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है,
फिर कैसा बनेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और ग्राफ, इस बार क्या है, इस बार ये प्लस क्यू ले रहे हैं पॉइंट चार्ज, और ये वाला पॉइंट चार्ज जो है वो माइनस क्यू। तो बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का बना रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, प्लस क्यू कारण भी माइनस क्यू कारण भी, यहाँ भी इधर की तरफ, यहाँ पर माइनस क्यू कारण इधर, प्लस क्यू कारण उधर, तो नेट इसी कारण क्योंकि पास में है, और ऐसे ही ये पास में है तो इसी कारण इधर की तरफ। तो ये वाली डायरेक्शन अगर प्लस में ले तो ये ऊपर की तरफ बन गया ये वाला, और आर टेंस टू जीरो पर इन्फाइनाइट, और इसलिए इन्फाइनाइट, इधर से आर टेंस टू जीरो पर इन्फाइनाइट, ये इधर नीचे की तरफ, और ये वाला भी नीचे की तरफ नेगेटिव। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए ग्राफ हो गया। तो ये है पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ। अब पॉइंट चार्ज के बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। तो नेक्स्ट अपना जो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग है उसकी बात करें। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, कहाँ पे निकालें, पहले सेंटर पे निकाल लेते हैं, एट सेंटर। तो सेंटर पर पोटेंशियल निकालना आता है अपन। तो ये है रिंग, और चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, और सेंटर पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन दो रास्ते हैं अपने पास, एक इंटीग्रल डीवी वाला और एक इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स वाला। ई कहाँ का लिखना है अपने को, जनरल पॉइंट का। तो जनरल पॉइंट का नहीं, एक्स डिस्टेंस का, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इन्फाइनाइट से लेकर और सेंटर का निकाल रहे हैं, तो सेंटर वाली पोजीशन माना एक्स बराबर 0 डाल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या आसान पड़ेगा, इन दोनों में से ये आसान पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट लेकर के फटाफट से पोटेंशियल लिख सकते हैं अपन। तो ये डी क्यू चार्ज है और ये रेडियस आर है, तो इस एलिमेंट के कारण सेंटर का पोटेंशियल क्या बना, इंटीग्रल डी वी दैट इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर। अच्छा अब देखो, पोटेंशियल की डायरेक्शन तो होती नहीं है, इस कारण से इसके 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 लिए सबके लिए जो है सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी बची, इसमें से के बाय आर बाहर आ गया, और सारे डी क्यू जुड़ करके किसके बराबर हो गए, क्यू के। तो यानी क्या हो गया, के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल एट सेंटर हो गया के क्यू बाई आर के बराबर। अच्छा, यहाँ भी मैंने हेडिंग में नहीं लिखा कि यूनिफॉर्मली चार्ज या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। मान लो रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है लेकिन टोटल चार्ज क्यू ही है, तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी इस पे डी क्यू वन, डी क्यू टू, डी क्यू थ्री, डी क्यू फोर, ये चार्ज अलग अलग हैं लेकिन टोटल चार्ज क्यू ही है। तो फिर सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो फिर से वही एलिमेंट ले, एलिमेंट लेकर के डी क्यू बाई आर लिखें, के बाई आर बाहर आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्मली होगा अगर डी क्यू वन, डी क्यू टू, डी क्यू थ्री, तो भी क्या के बाई आर बाहर आ जाएगा। तो डी क्यू मिलकर कितना हो जाएगा, क्यू। सारे डी क्यू जोड़ रहे हैं अपन, तो टोटल मिलाकर क्यू ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल में रिंग वाले केस में हमको एक फायदा ये हुआ कि ये पोटेंशियल ड्यू टू रिंग में ये जो आंसर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, दोनों ही केस के लिए सेम आंसर आया है, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी सुविधा नहीं मिली थी अपने को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये डी क्यू वन है और सामने वाला डी क्यू टू है, तो सेंटर पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगा, तो फिर वो जीरो नहीं आ रहा होगा। तो जीरो आने के लिए उसे यूनिफॉर्मली चार्ज होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुविधा नहीं मिली थी हमको, पोटेंशियल के लिए सुविधा मिली है कि अगर सेंटर पे पोटेंशियल लिख रहे हैं रिंग वाले केस में, तो यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली दोनों के लिए आंसर के क्यू बाई आर ही आया है। अच्छा, इस बात का ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर का नहीं है, ऐसा नहीं है जीरो लिख दिया, जीरो डॉट डी एक्स से जीरो आ गया, ये जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिखना होगा। ये हमने पोटेंशियल निकाला सेंटर पर। अब मान लो हाफ रिंग होती तो उस वाले केस में सेंटर का पोटेंशियल कितना आता, तो टोटल चार्ज क्यू ही है, रेडियस आर ही है, तो फिर वही एलिमेंट लेते, इस पे चार्ज डी क्यू है, ये डिस्टेंस आर है, तो वी एट सेंटर लिखते हैं क्या, के डी क्यू बाई आर। इसमें से के बाई आर बाहर आ गया और डी क्यू मिलाकर कितना हो गया, क्यू। तो सेंटर का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ गया, के क्यू बाई आर। तो यानी रिंग पार्ट ऑफ रिंग है तो भी आंसर जो है वो के क्यू बाई आर के बराबर आ रहा है। ये है सेंटर पे पोटेंशियल यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली दोनों केस के लिए के क्यू टोटल अपॉन आर। और एक्सिस पे निकालें, ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। तो ये रिंग है,
इस पे चार्ज q है, रेडियस r है, और सेंटर से x डिस्टेंस पर p पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। और सबसे पहले एलिमेंट ले लें, तो ये एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट की p से जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी, p से डिस्टेंस, तो ये है r और ये है x, तो ये हो गया अपने पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो v एट सेंटर बराबर हो गया k डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ, अलग अलग एलिमेंट के लिए ये रिंग है यहाँ पर और ये पॉइंट है, तो अलग अलग एलिमेंट के लिए इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी, ये x और ये r, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ ये जो है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्या, हाँ क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा रह गया, इंटीग्रल डी क्यू। फिर से आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, इस कांस्टेंट को बाहर आना है, इसलिए सिर्फ यहाँ इंटीग्रल डी क्यू बचा, और सारे डी क्यू मिल करके किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के, तो बन गया के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्सिस पर जो पोटेंशियल आया है, पोटेंशियल एक्सिस पर वो क्या आया, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल रिंग के एक्सिस पर के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स जीरो डाल दो तो ये सेंटर वाली पोजीशन हो जाएगी, यानी के क्यू बाय आर। रिंग के एक्सिस का फॉर्मूला जो बनाया है ये यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली दोनों ही रिंग के लिए यही आंसर है, के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इस कारण से ऐसा हो पा रहा है। अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल देखना है छोटा सा, कि ये एक रिंग है और ये एक और रिंग है, और ये दोनों रिंग के लिए ये एक्सिस है, इसकी दोनों ही रिंग के लिए ये एक्सिस। अब यहां से कोई रूट थ्री आर डिस्टेंस ले लो, जैसे रूट थ्री आर, यहां से भी रूट थ्री आर ले लो। अब ये चार्ज जैसे टू क्यू है और ये माइनस क्यू है, या पूरा डिस्टेंस रूट थ्री आर ले लेते हैं, ये पूरा रूट थ्री आर ले लिया। अब ये सेंटर C1 है और ये सेंटर C2 है। अब हमें सेंटर C1 का पोटेंशियल लिखना है, जैसे सेंटर C1 का, तो बताओ वो केवल टू क्यू कारण आएगा या दोनों कारण आएगा, तो दोनों कारण आएगा। क्यों, क्योंकि किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन। अब इनफाइनाइट से जब सेंटर की तरफ आ रहे होंगे तो रास्ते में किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों ही कारण से होगा, तो वर्क डन तो दोनों के अगेंस्ट ही करना पड़ेगा, दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो नाम इसका सेंटर है कि इसका सेंटर, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों का ही रहा होगा, इसलिए पोटेंशियल दोनों कारण लिखना रहा होगा, तो इसके कारण लिखें पोटेंशियल, रेडियस जो है वो दोनों की ही आर है। तो क्या बना पोटेंशियल C1 का, इसके कारण ये बना के टू क्यू बाय आर, इसका तो सेंटर था इसलिए सेंटर का फॉर्मूला, और यही C1 इस रिंग के कहां पर है, एक्सिस पर, तो एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, एक्सिस का फॉर्मूला के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस थ्री आर स्क्वायर, तो यानी क्या बन गया, फोर आर स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया, टू आर, तो टू के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय टू आर, ये हो गया C1 का पोटेंशियल। और C2 का निकालना है ऐसे, तो C2 का इसका तो सेंटर हो जाएगा और उसका एक्सिस वाला पोजीशन हो जाएगा, इस तरह से अपन सेंटर का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये है रिंग के सेंटर का पोटेंशियल का वैल्यू। अच्छा, अब इसी में जैसे मान लो कि और एग्जांपल करें कि एक रिंग है और इस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ये सेंटर है और यहां से थीटा वाली पोजीशन पर लेमडा इस तरह से डिफाइंड है, लेमडा बराबर लेमडा नोट साइन थीटा, जहां लेमडा नोट जो है वो कांस्टेंट है। अब लेमडा नोट कांस्टेंट है और अलग अलग थीटा पर लेमडा की वैल्यू बदल रही है, और ये है रिंग, और हमें इस रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब की बार जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करें, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी हम सेंटर पे पोटेंशियल का जो आंसर है वो सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, के क्यू टोटल अपॉन आर। तो के क्यू टोटल अपॉन आर से निकालना चाहें, के क्यू टोटल अपॉन आर से निकालना चाहें तो क्यू टोटल अपॉन आर में जो ये वैल्यू है